और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले हल किए गए हैं। शाह का कहना है कि पुंछ हमले का मामला भी जल्द हल किया जाएगा। न्यूज 18 को दिए गए एक खास इंटरव्यू के दौरान शाह ने कहा कि किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है, हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पुंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो एक खुश आइंद कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद के चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ। बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है, उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरिस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है दैट दे फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए वानी ने कहा कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें अब पार्टी की बीजेपी और आरएसएस के साथ खुफिया मुफाहमत पर मायूसी हो रही है। वानी ने यह भी दावा किया कि आजाद ग्रुप के कई सीनियर लीडर जल्द ही पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर वकार रसूल वानी, वकार साहब, कल हाजी अब्दुल रशीद उनको निकाला गया, परसों उनके जो भतीजे थे, निफ्यू थे, उन्होंने टाटा बाई बाई पार्टी को किया। देखो, जो जब उनने पार्टी बनाई थी गुलाम नबी आजाद साहब ने, तो उनके साथ जो लोग गए थे वो उनके एफिलेटेड थे जो कांग्रेस में होते थे।
तो दूसरी कोई पार्टी से हमने कोई देखा नहीं, कोई एनसी से, पीडीपी से, किसी और पार्टी से, अपनी पार्टी या बीजेपी से कोई भी बंदा हमने वहां देखा नहीं जाते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब रियलिटी पता चली कि आजाद साहब की एफिलिएशन कहीं और है, बता तो ये खुद को सेकुलर है, लेकिन अब तो कहीं नागपुर और एमएचए और वगैरह वगैरह के साथ जुड़ गया है और एग्जिस्टेंस ग्राउंड पे नहीं है, तो लोग भागना शुरू हुए। अब फिर आप ये एक्सपेल की बात करोगे, जहां ताराचंद साहब की, पीरजादा साहब की, मनोहर लाल जी की, इन सब की कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी और उनको पता चला कि ये लोग जो हैं कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, तो एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक्सपेल ऑर्डर निकाल दिया। सेम जो है कल हाजी रशीद साहब के साथ हुआ। हाजी रशीद साहब का रूमर था कि वो कांग्रेस पार्टी, ये डीएपी छोड़ रहा है, तो इन्होंने जब हाजी रशीद साहब का सुना, उसको भी एक्सपेल कर दिया। तो ले दे के मुझे लग रहा है वहां लोग समझते हैं अब ये डूबता जहाज है, कि अगर डूबने से पहले ही हम छलांग लगा के अपने आप को बचा दें तो वही बेहतर है। तो जब इन लोगों को, सेकुलर माइंडेड लोगों को, जो विचारधारा सेकुलर से जुड़े हैं, जब उनको पता लगता है कि भैया ये तो इनडायरेक्टली बीजेपी है, तो वो नेचुरली खिसक जाएंगे। हाँ, वो नेचुरली फिर वो यहां आए। मैक्सिमम तो अपनी कांग्रेस पार्टी में ही वापस आ गए, मैक्सिमम लोग, और आएंगे भी। फिर एक आधा अगर कहीं आगे पीछे चला गया, लेकिन मैक्सिमम जो है वहां से निकल के कांग्रेस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वकार रसूल वानी एक इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास वापस आए हैं जो गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी के साथ थे, और आगे भी ये एक इशारा दे रहे हैं कि कई लोग उनके इन टच में हैं और कई लोग और भी उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन फिर एक बार वो लेंगे, और इनका ये भी दावा है कि कांग्रेस आगे चल के और ज्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। गुलाम नबी आजाद ने गुज़श्ता रोज पार्टी लीडर और साबिक एमएलए सुपुर हाजी अब्दुल रशीद को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पार्टी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। उनकी पार्टी से बेदखली का जवाब पेश करते हुए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आरिस चिब ने इल्जाम लगाया कि हाजी अब्दुल रशीद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और बदउनवानी में भी मुलविस थे। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अब भी मजबूत है और पार्टी लीडरों के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आरिस चिब। चिब साहब, ये क्या हो रहा है पार्टी में? आपकी पार्टी जब आई थी तो बड़ा हवा था कि वो होगा, ये होगा, बहुत लोग आए थे आपकी पार्टी में बाकी पार्टियों से, लेकिन अब तो धीरे धीरे निकल रहे। और कल हाजी अब्दुल रशीद, अभी भी अगर आप देखें तो देखिए, पहली बात तो यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जब इस पार्टी का गठन किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन किया, तो दो तीन बातें उन्होंने सबके सामने रखी थी। पहली बात तो जो 2019 में जब यूरी बन गई, तो पहला जो हमारा एजेंडा था कि आजाद साहब का ये एजेंडा था कि हमारे पार्टी बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले, हमारे नौजवानों के हकूक महफूज रहें, हमारी ज़मीनें महफूज रहें, ये एजेंडा था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं ये जो पार्टी मैंने बनाई है, ये जो बाकी आम नॉर्मल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस जहाँ काम करती थी या दूसरी पार्टियां जो काम कर रही हैं, उनसे हट के काम करूंगा कि वो लोग इसमें आए, नए लोग आए, अच्छे लोग आए, ताकि हम अपने एजेंडा को एक कामयाबी के साथ आगे लेकर के चलें। तो उन सब चीज़ों का समाधान करने के लिए मैं समझता हूं कि आज भी हमारी पार्टी एक अल्टरनेट है और कोई दूसरी पार्टी के बराबर नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या वजह है कि कुछ लोग पार्टी से निकल कर चले गए या निकाले गए। देखिए, जो लोग निकल करके गए वो बड़ी पुरानी बात हो गई है। वो लोग जो थे वो एक दो जगह अपने उन्होंने टांगे रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो उधर भी थे, दो चार लोग वो चले गए। और अब जो लोग निकाले गए
जो लोग हमारी पार्टी में आकर के जिन्होंने कोशिश करी कि आजाद साहब के एजेंडा को डैमेज किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए अपनी पोजीशन बनाने के लिए, या वो अच्छे लोग जो आना चाहते हैं उनको आने से रोका जाए, तो जब उन लोगों की बातें पार्टी हाईकमांड के सामने आ गई तो इस पर सोच विचार किया गया और उससे हमने कुछ लोगों को निकाला गया। उन्हीं लोगों को निकाला गया जो पार्टी की सोच जो थी, जो पार्टी का एजेंडा था, जो आजाद साहब की सोच थी, जो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पार्टी से अलविदा किया गया, उनको गुड बाय कहा गया, उनको पार्टी से निकाला गया। ये हाजी अब्दुल रशीद जो थे, ये सोपोर से आपके साथ, और यहाँ पे जब पार्टी का गठन हुआ, एक रैली हुई, उसमें भी वो थे, उसके बाद लगातार रैलीज में भी वो थे। अचानक क्या हो गया, क्या आपने निकाला? रैलीज में थे, लेकिन कुछ वहां ऐसे चीजें हाईकमांड के सामने आ गई कि उन्होंने कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया टिकट के लिए, कुछ लालच भी दिया गया, कुछ उनसे लिया भी गया। जब ये चीजें साबित हुई तो तब आजाद साहब ने, जो हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसको पार्टी में रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे पार्टी बदनाम होगी। पार्टी में जब आपने गठन हुआ था, ताराचंद जी जैसे नेता थे, ठीक है, आपके यही जो कल निकाले गए हाजी अब्दुल रशीद जैसे नेता जो कश्मीर से थे, जम्मू से ताराचंद निकले, उसके साथ साथ कुछ और लोग निकले, तो पार्टी आप कहाँ देख रही है? आपको नहीं लगता कि पार्टी जिस बड़े दमखम के साथ आई थी, बनी थी, अब वो दमखम खत्म हो रहा है? पार्टी में आज भी वही दमखम है, बल्कि पार्टी जैसे धीरे धीरे पिछले 7-8 महीने से चल रही है, पार्टी जो है जो अच्छे लोगों को पहचानने में और जो लोग हमारी पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनकी पहचान करने में पार्टी पूरी तरह सक्षम है, और एक अच्छे तरीके से आज भी पार्टी में दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ा रहे हैं आपका, बोल रहे हैं कि आजाद साहब जैसे स्ट्रेचर अब उनके साथ कोई नहीं है, चुनाव वैली के 2-3 लोग। नो, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना। ये तो देखिए, अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन कहीं भी ले लीजिए, जो विरोधी दल होगा वो तो आपकी तारीफ थोड़ी करेगा, वो आपके जो किसी छोटी चीज को लेकर के हमारी खामियां बताएगा और उस पर नुक्ताचीनी करना चाहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई दमखम नहीं उनकी बातों में, लेकिन हमारी पार्टी में आज भी दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और हमारी पार्टी जो आगे बढ़ रही है, हमें कोई खतरा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आर.एस. शिव फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी के। ये अपने वर्करों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, उनके कोई लीडर निकाले गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी को कोई भी असर नहीं होगा। इसमें पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरह से कैडर को समझाने की कोशिश करेगी और किस तरह से उनको एकजुट रखेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। इस दौरान चंद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि कुछ आलात और दीगर रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। वादी कश्मीर के 4 अजला में छापे मारे गए हैं। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापे मारे गए हैं। पुलवामा के वाहीपुरा में मोहम्मद यूसुफ वानी नामी किसान के घर पर छापा मारा गया। यूसुफ वानी, उसकी बेटी इशरत यूसुफ और रईस वानी को NIA ने हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन लोगों को रिहा कर दिया गया। त्राल के गढ़पुरा इलाके में NIA की टीम ने छापा मारा। अनवर मीर नामी मिलिटेंट के घर पर छापा मारा गया है। बारगाम और पदगाम पुरा अवंतीपुरा में भी छापामारी अंजाम दी गई। उधर सोजट के धनजपुरा में मोहम्मद इसहाक भट्ट के घर पर NIA ने छापेमारी की और मोहम्मद इसहाक को हिरासत में लिया। मोहम्मद इसहाक का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। डीएचपुरा कुलगाम में भी NIA ने छापा मारा है। उधर आबिद फयाज भट्ट के किराए के मकान पर छापा मारा गया। यारीखन इलाके में यह कार्रवाई हुई है। भट्ट रोटी बनाने का काम लड़को कुलगाम में करता था। दहशत गर्दाना सरगर्मियों से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। इस बीच कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पुंछ जिले के घनेतर गांव में भी छापा मारा। इस दौरान NIA की टीम ने खातून को हिरासत में लिया। मुतल्लिका खातून से पूछताछ की जा रही है।
इस बीच एसआईए ने भी आज कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे हैं। जिला पुलवामा के पांपुर में एसआईए ने छापा मारा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडर यास्मीन राजा के घर पर छापा मारा गया। उधर जिला अनंतनाग के कनलवन बिजबेहाड़ा में भी एसआईए ने छापा मारा। यहां फयाज अहमद सूफी वल्द गुलाम नबी साकिन चंदपुरा कनलवन के घर पर छापा मारा गया। वादी कश्मीर के चंद मकामात दीगर मकामात की तरह ही आज एसआईए ने जम्मू में मंडोजा पुलवामा में भी छापा मारा। तारिक अहमद मल्ला के घर पर छापा मारा गया। तारिक दहशतगर्दी से जुड़े एक केस में मतलूब है। तारिक गुज़श्ता 30 सालों से पाकिस्तान में है। एसआईए ने कुछ पोस्टर भी चस्पा किए हैं। इनमें तारिक अहमद मल्ला को मतलूब मिलिटेंट करार दिया गया। जिला कुलगाम में मुनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने मजीद 3 मुनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। कुलगाम पुलिस की जानिब से जिले को मुनशियात से पाक बनाने की कोशिशें जारी है। पुलिस ने कंजीकला क्रॉसिंग एक नाका चेकिंग के दौरान शब्बीर अहमद वानी नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मटीबुग में एक और कार्रवाई के दौरान मोहम्मद इकबाल शाह नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। यारू गांव में पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख नामी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से खासी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं और मजीद जांच जारी है। पुंछ में एसआईए ने नार्को टेररिज्म के सिलसिले में कार्रवाई की। एसआईए की टीम ने डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचकर रफील आला से पूछताछ की। रफील आला पर नार्को दहशतगर्दी का इल्जाम है। G20 का सयाहती सरबराही इजलास 22 मई से कश्मीर में मुनक्किद होगा और इस तकरीब को गैर मुल्की सयाहत के अहिया की जानिब एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है और यह वादी कश्मीर के बारे में बैनुल अक़वामी बयानिया को भी बदल देगा। इस तकरीब के लिए जिन जगहों का इंतखाब किया गया है उनको मजीद जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है। इस सिमत के अहम सरगर्मियां डल झील के इर्द गिर्द मुनक्किद होंगी और मुमकिना तौर पर इस समिट के मेजबानी SKICC करेगा। डल झील में भी सफाई और ड्रेजिंग का काम जारी है। देखिए, डल लेक के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं इसको साफ सुथरा रखने के लिए और G20 की निस्बत से भी हम जब भी G20 इनकाद जो उसका टाइम है उससे पहले या उसके दौरान भी और उसके बाद भी डल लेक को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो दोनों तरफ की जो हमारा अप्रोच रहता है, एक तो मैनुअल डिवीडिंग के हवाले से या मैकेनिकल डिवीडिंग के हवाले से वो काम जारी है और शदमत से जारी है। और मैं पुरुमीद हूँ कि हम डल लेक को न सिर्फ इस जो G20 के हवाले से बल्कि आइंदा पूरे साल के अरसे में साफ रखने में कामयाब रहेंगे। G20 का समिट जम्मू कश्मीर में 22 मई से शुरू हो रहा है और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो तैयारियां इस टाइम जोरों शोरों से चल रही हैं। हम इस टाइम SKICC श्रीनगर में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SKICC का जो बैक लॉन है किस तरह से यहाँ पे जो LCMA की मशीनें हैं वो लगातार काम पे लगी हैं और डल को मजीद जाज़िब नज़र बनाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी है। हमने देखा कि जहाँ एक साइड ड्रेजिंग की मशीनें काम कर रही हैं वही दूसरी साइड जो मैनुअल ड्रेजिंग हो रही है और जो मैनुअल लेबर्स लगाए गए हैं यहाँ पे वो भी डल की साफ सफाई में इस टाइम पूरी तरह से जुटे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मेन जो फंक्शंस G20 टूरिज्म समिट की होंगी वो SKICC में ही होंगी। एयरपोर्ट से सीधे SKICC पे ही जो है फंक्शंस रहेंगी। SKICC के अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर भी जो है रेनोवेशन का काम तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है और रंग रोगन का काम भी पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो ये G20 समिट होने जा रहा है टूरिज्म के हवाले से
से जो कुछ भी इसमें आएगा तो टूरिज्म प्लेयर्स जो है वो काफी होपफुल है इससे कि जो बाहर एक मैसेज आएगा इस टूरिज्म समिट G20 टूरिज्म समिट की तरफ से, वो यहाँ के जो टूरिज्म है उसको बूस्ट कर सकता है, उसको अच्छी तरह से रिवाइव कर सकता है और न सिर्फ जो लोकल टूरिस्ट है बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी यहाँ पे यहाँ की और रागिब किया जा सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपनी ड्रिल्स पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और दूसरी ओर अगर हम बात करें जो LCMA डिपार्टमेंट है ये पिछले कई रोज से लगातार इसी कोशिश पे लगे हैं कि डल को ज्यादा से ज्यादा जो है जाज़िब नजर बनाया जाए ताकि जो ये ब्रांड एम्बेसडर्स आए मुख्तलिफ मुल्कों से उन पे एक अच्छी इमेज यहाँ पे पड़े। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। NC सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA अल्ताफ कालू के बीमार वालिद की GMC अनंतनाग में इयादत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है क्योंकि बीजेपी इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता चंद सालों से मरकजी हुकूमत से मशवरे किए बगैर कोई भी फैसला नहीं ले रहा है। जब कभी फैसला करते हैं तो मरकज़ की हुकूमत के साथ मशवरा करके करते हैं। जाहिर सी बात है कि मरकज़ की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मरकज़ ने, मैंने बीजेपी की बात की, मैंने कहा कि मरकज़ की हुकूमत ने बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन अगर लोग परेशान हैं, लोग सड़क पर क्यों नहीं आए? सड़क पर आने से इलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। दरअसल श्रीनगर में एक लड़की ने नौजवान को चाकू मार दिया है। लड़की ने नौजवान के पेट में चाकू घोंपकर मौके से फरार हो गई। जख्मी नौजवान को SMHS अस्पताल में दाखिल कराया गया। नौजवान की शनाख्त मिमना के रहने वाले आदिल अहमद के बतौर हुई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वादी कश्मीर में जिनसी जराइम, मुनशियात, खुदकुशी और दूसरे जराइम के बढ़ते रुझान को देखते हुए बांगुल कोऑर्डिनेशन कमेटी गुलमर्ग की जानिब से कुंजर में मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ दानिश्वरों, शख्सियात और दीगर लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कश्मीर में जराइम के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन व माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार ने की। दानिश्वरों ने कहा कि समाज के हर फर्द को आगे आकर अपना अहम रोल निभाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। ये जो मनसियात की बिद्दत जो है, जो नासूर की तरह हमारे समाज में फैल चुका है, इसका कलाकमा किया जाए, इसमें शक नहीं। पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन इसमें सूरत से काम करने की ज़रूरत है ताकि इस बिद्दत को हमेशा और हमेशा के लिए दफनाया जाए और यहाँ के यूथ को इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से, इस नासूर से बचाया जाए। एक तो इस बात पर इस सिलसिले में हमने तो वालिदैन से भी अपील की, असातिज़ा कराम से अपील की, मौलवी कराम से अपील की कि वो भी इन बच्चों को समझाएं कि वो इससे बाज आएँ क्योंकि ये हरकत, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये समाज के लिए एक बिद्दत है, ये समाज के लिए एक नासूर है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने पुलवामा का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सूबाई कमिश्नर ने पुलवामा और शोपियां जिले में इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी समरी नजरसानी 2023 के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और डिप्टी कमिश्नर शोपियां मौजूद रहे। डिविजनल कमिश्नर ने जारी SRR 2023 के तहत दोनों अजला में हासिल होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया और मौसूल होने वाली ताज़ा दरख्वास्तों की तादाद के साथ साथ दावों और एतराज़ात की तादाद के बारे में तफसीलात तलब की। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका EROs को भी ताकीद की कि वो खुसूसी समरी पर नजरसानी को 100% अहल वोटर्स के इंदराज के साथ मुकम्मल करें जिसमें नए वोटर्स का इजाफा और डुप्लीकेट वोटर्स को हज़फ करना शामिल है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंग मुनक्किद की जिसमें NC के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और बीजेपी के लतीफ अहमद के अलावा अपनी पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और दीगर सियासी लीडरान मौजूद थे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर PDP की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का एहतमाम किया गया।
इस मौके पर पार्टी सदर और सियासी उमूर कमेटी के तमाम अराकीन, पार्टी ओहदेदार, राब्ताकार, जिला सदूर, जोनल सदूर और हल्का इंचार्ज की मौजूदगी में बहस के लिए एक सियासी करारदाद पेश की गई। इसलिए मेरे लिए कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर वादी कश्मीर के लोग लग रहे हैं कुछ और हासिल करने के लिए, मगर मैं कहता हूं जो हमारे पास है, हमारा 370, हमारा आईन, हमारा झंडा, हमारे रेजिडेंसी पास, पहले इसको बचाओ। और शायद उसी को बचाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इतना बड़ा फैसला किया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ताकि अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो ये सब तहस नहस करेंगे जो इन्होंने 2019 के बाद सब कुछ तहस नहस किया। तो ये बात आपको लोगों को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए कि हमने बचाया 370 को 2019 तक, हमने कुर्बानी दी, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई, हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो वजीर आला तो मुफ्ती साहब कांग्रेस के साथ भी बन सकते थे, वो कौन सी बड़ी चीज थी। इसलिए मेरे लिए सड़क, बिजली, पानी में वाली साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये लोगों के मसले मसाइल, सबसे बड़ा मसला जो हमारे नौजवानों की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें जो दाखिलियां हो रही हैं, रोज रोज दान लिए, कोई भी रिक्रूटमेंट पता चलता है कुछ लड़के कोर्ट में चले गए, इसमें दान लिए। तो मुझे तो शक है अपनी जगह कि ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियों से दूर रखा जाए। नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों होगा? जो भी रिक्रूटमेंट उसमें धांधली, आप 5 अभी तो लास्ट हुआ है फायर एंड इमरजेंसी, उसमें भी धांधली, उससे पहले पंचायत ऑफिसर, उसमें भी धांधली, उससे पहले सब इंस्पेक्टर, उसमें भी धांधली, उससे पहले फाइनल अकाउंट असिस्टेंट, उसमें भी धांधली, हर चीज में धांधली। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद गवर्नर साहब का दूसरा ऑर्डर कि 2 साल से जो जगह खाली रहेंगी उसको रेफर ही नहीं कर रहे हैं, यानी उनको भरना ही नहीं है। उसके ऊपर जिसको नौकरी मिलती है उनको निकाल देते हैं, भाई तुम मिलिटेंट्स के साथ हो, इसके साथ हो, उसके साथ हो। हमारे जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर रेट्स बढ़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसी चीज को बचाने के लिए पीडीपी ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। सड़क, बिजली, पानी में वाली साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये लोगों के मसले मसाइल, सबसे बड़ा मसला जो हमारे नौजवानों की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें जो दाखिलियां हो रही हैं, रोज रोज दान लिए, कोई भी रिक्रूटमेंट पता चलता है कुछ लड़के कोर्ट में चले गए, इसमें दान लिए। तो मुझे तो शक है अपनी जगह कि ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियों से दूर रखा जाए। नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों होगा? जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की सरगर्मियां बहाल हुई हैं और मकामी फिल्मसाज भी कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए साजगार माहौल पेश कर रहे हैं। आने वाली फिल्म वेलकम टू कश्मीर की शूटिंग तकरीबन शिमाली कश्मीर में की गई। इस फिल्म में कश्मीर की हकीकी तस्वीर पेश की गई है और खित्ते की हकीकी फनकाराना सलाहियतों को जाहिर किया गया है। फिल्म स्टॉक क्रिएशंस ने फिल्म बनाई है और इस फिल्म की हिदायत नौजवान कश्मीरी फिल्मसाज तारिक भट्ट ने की है। इस फिल्म में सुपूर और श्रीनगर के कश्मीरी नौजवान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। श्रीनगर में फिल्म यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पोस्टर जारी किया। सेकंड मूवी है वेलकम टू कश्मीर, जो अगेन वुमेन एम्पावरमेंट और ड्रग्स एडिक्शन जो हमारी यूथ कश्मीर के यूथ में फैला हुआ है उसको काउंटर करने के लिए, ताकि हमारा एक कश्मीर साफ सुथरा कश्मीर बने, उसकी एक कोशिश है। और प्लस जो इस पिक्चर का सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है वो ये है कि बाकी बॉलीवुड हमारे कश्मीर में आके शूटिंग करते हैं और कश्मीर की प्रॉपर्टी और कश्मीर के बाकी चीज़ें यूज़ करके, लेकिन जब कश्मीर की हम फिल्म देखते हैं तो कश्मीरी नेगेटिविटी बाहर आती है, कश्मीरीज एक विलन की तरह वो पोर्ट्रेट किए जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि कश्मीर में चाहे कितने भी हालात ख़राब हो, लेकिन हम कश्मीरियों में एक 85% से ज़्यादा लोग जो अच्छे हैं, तो उनकी बात कोई क्यों नहीं करता। मैं जो हूँ, जो मेन कैरेक्टर है इसका, सेकंड मेन कैरेक्टर जुल्फी, उसका मैं बचपन का रोल प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। जो चाइल्ड है उनमें, कश्मीर के खासकर उनमें बहुत टैलेंट भरा है, बट वो आ नहीं रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स में बस एक ही बात घुसी है, या तो गवर्नमेंट जॉब या तो कुछ और ऐसा ही जॉब्स, बट आर्ट को कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं देता है। मैं इस फिल्म में रूफी का रोल अदा कर रहा हूँ। जो इस मूवी में गूंगा होता है वो विलन होता है और वो ड्रग्स के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है।
आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के दो तलबा सुजल यादव और राघव सलतिया को इसरो के ज़ेर एहतमाम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका के तहत मुंतखब किया गया है। मुल्क भर के सरफहरिस्त 150 तलबा में से इनका इंतखाब किया गया। युविका प्रोग्राम 15 और 26 मई के दरमियान 7 मराकज़ में मुनक्किद किया जाएगा। दोनों तलबा ने खुशी का इजहार किया। इस सब की शुरुआत हुई इसरो के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से, युविका कार्यक्रम, जिसके अंदर उन्होंने 350 बच्चों का सिलेक्शन ऑल इंडिया से किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल मैम की सहायता एवं मेरे परिवार के सहयोग से मैं ऑल इंडिया रैंक 34 के साथ इस कंपटीशन में सक्सेसफुल रहा। वैज्ञानिक चेतना का वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन पाठ से हमें बहुत शिक्षा मिली। इस कारणवश मेरा विज्ञान के प्रति रुचि और बढ़ी। मैं चाहता था कि मैं विज्ञान एवं स्पेस को और अंदर से जान सकूं। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, साथ ही साथ टीचरों के सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। It's a great honor for me to get being selected among 350 students all across India. I think my idol APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर CV रमन, जिनकी वजह से मुझे वैज्ञानिक चेतना में बहुत अभाव हुआ कि मैं इसमें विज्ञान में आगे जाऊं, ताकि मेरा जो विज्ञान का क्षेत्र है, मैं हमेशा एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनना चाहता था, ताकि मैं अपने देश का नाम हमेशा हर जगह पे रोशन करूं। बच्चों का जो साइंटिफिक आज का टुडेज एरा इज एरा ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी जो है इनको जगाना जो है उसके लिए टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड इट्स रियली अ प्राउड मूवमेंट, इट्स अ प्राइड फॉर APS धार फ्रेटर्निटी कि हमारे दो बच्चे एज अ बडिंग साइंटिस्ट सेलेक्ट हुए हैं इसरो प्रोजेक्ट में अंडर युविका प्रोग्राम। और ये बच्चे जो हैं ये ट्रेनिंग कैंप के लिए भी जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू देहरादून एंड वन ऑफ आवर टीचर विल आल्सो बी अकम्पनिंग विद देम। और मेरे जो बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है, चाहे वो अटल लैब है, चाहे वो रोबोटिक लैब है, चाहे वो इंस्पायर माइनिंग अवार्ड्स है, तो इन सारी उसमें बच्चे जो हैं मेरे भाग लेते रहते हैं। तो मैं इसके लिए आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट माय साइंस डिपार्टमेंट। मेरे जो साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं वो जो है ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन बच्चों को बूस्टिंग दे रहे हैं। एंड आई वुड I wanted to thank you to my management also. The school is under the controlling formation 611 Independent AD Brigade. जिला कुपवाड़ा में रात के वक्त पुरस्कार जानवर नमूदार हुए हैं। ये जानवर खेत खलियानों में धान की पनेरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ हरास फैल गया है। कुपवाड़ा के दरदेहरी समेत दर्जनों इलाकों में ये वाकया पेश आया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने इस मामले को संजीदगी से लिया और आज खुद इलाके का दौरा किया। एग्रीकल्चर महकमे ने जिला इंतजामिया को एक चिट्ठी रवाना की। इंतजामिया ने इस मामले का संजीदा नोटिस लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी महकमे ने इस जानवर की तस्दीक नहीं की है। जो ये पैडी की नर्सरी इन लोगों ने शो की थी, मैंने खुद देखा है कि उसका 100% नुकसान हो गया बेचारों का। तो मैं आज इस मसले को यहाँ के कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से टेकअप करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम गवर्नमेंट को भी इस बात के बारे में उजागर करें। लेकिन इस मसले का थोड़ा सा हाल ये तलाश करना है कि वाच करना है कि ये जानवर क्या है, क्योंकि जब तक हमें जानवर आइडेंटिफाई ना हो तो हम वाइल्ड लाइफ के साथ इशू को टेकअप करना है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान ने ईद मिलन प्रोग्राम का मुनक्किद किया। हौजा इल्मिया जामिया बाबुल इल्म मीरगुंड बडगाम के महबूब मिल्लत हॉल में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ दीनी अंजुमनों के सरबराहों और उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि समाज में बढ़ रहे जराइम पर काबू पाने के लिए उलमाए कराम का कलीदी रोल है। मुफ्ती आजम कश्मीर नासिरुल इस्लाम ने बुरी आदतों और जराइम में मुलविस अफराद का समाजी बाइकॉट करने पर जोर दिया। वहीं अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। दीगर उलमाए कराम ने कहा कि कौम के रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वो कौम को गुनाहों से पाक करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। इजलास में मौलाना रहमतुल्लाह कासमी, नुमाइंदा खास मीरवाइज कश्मीर सैयद शमसुर रहमान, मीरवाइज वस्त कश्मीर मौलवी अब्दुल लतीफ, मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी और अंजुमन शरई शियान के आइमा और दीगर शामिल हैं। ईद मिलन तो एक बहाना था, असल में मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि जो मॉरल डिग्रेडेशन के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, जराइम जितने भी सोसाइटी में फैल रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए,
उस पे कैसी किस तरीके से कदगन लगाई जाए। मुत्तफिका तौर पे अब ये फैसला हुआ कि मुस्लिम फैसला बोर्ड और अंजुमन शरीशियान और मुत्तहिदा उलमा काउंसिल जो है इसमें आइंदे के लिए खुसूसी तौर पे इन मौज़ूआत पे को लेकर इस पे अमल मुरतब करेंगे। उलमाए किराम ने और दानिशवर हजरात ने इजलास में अपने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया इस घिनौनी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मेहराब और मिंबर है। उसी मेहराब और मिंबर के जरिए से जो तालीमात अंबिया है, सीरत नबी है, उसको उजागर करें तो उससे जो इससे मुतासिर जवान है वो उससे दूर होने के लिए आमादा हो जाएंगे। दुनिया भर में आज आलमी यौम दमा मनाया जा रहा है। बीमारी के इलाज और इस पर काबू पाने के लिए आवाम में शऊर बेदार किया गया। माहिरीन ने कहा कि दम्मे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। बाज हालात में ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। माहिरीन ने कहा कि इलाज और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करके इस पर काबू पाया जा सकता है। अस्थमा के मर्ज के इलाज और इस पर काबू पाने के लिए इलाज और दवा दस्तयाब है। जैसे आपने बात की कि कॉजेज़ में अस्थमा इट्स ए जेनेटिक डिजीज़। अगर आपके पेरेंट्स में या माता पिता को दोनों को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स ए जेनेटिक डिजीज़। अपार्ट फ्रॉम डैट ट्रिगर फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अस्थमा है। एलर्जिक अस्थमा है जिसमें हमारे को किसी चीज़ से एलर्जी, जो बड़ा कॉमन हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई, तो बड़े कारण हैं जिसे हम ट्रिगर फैक्टर्स कहते हैं जो हमारे अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। अस्थमा के सिम्टम्स हैं जैसे ड्राई कफ होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, रात के टाइम में नींद अच्छी तरह से नहीं आना, छाती से आवाज़ें आना जिसे हम विस्लिंग साउंड्स और वीजिंग कहते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर नेक्स्ट आपने बात की कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में, मैंने पहले ही बोला कि अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, ये ट्रिगर फैक्टर्स हर एक पेशेंट के लिए अलग होंगे। किसी के लिए कोई कोल्ड एयर एक ट्रिगर फैक्टर है, किसी के लिए डस्ट एक ट्रिगर फैक्टर है, किसी के लिए हाउस डस्ट माइट एक ट्रिगर फैक्टर है, किसी के लिए पोल्यूशन। तो अगर हम उनसे बचाव रखें, प्रिवेंट करें अपने आप को उनका एक्सपोजर, तो हम इसको बचा सकते हैं। और ट्रीटमेंट पार्ट इन द लास्ट 10 to 15 years देयर हैज़ बीन ए ट्रिमेंडस डेवलपमेंट हुई है मेडिसिन में कि जो अस्थमा की जो ट्रीटमेंट आई हैं अब, क्या वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं या लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, तो उसकी वजह से अब हम अस्थमा को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। स्कूल्स खुलकर कई माह बीत गए हैं, मगर जिला बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां अभी तक बच्चों को किताबें फराहम नहीं की गई हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। इसके अलावा मुतादिद स्कूलों में तमाम मज़ामीन की किताबें मौजूद नहीं हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कई बच्चों ने किताबों में मिलने वाली ताखीर को तालीमी नुकसान से ताबीर किया है। बच्चों को किताबें ताखीर से फराहम करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए एक समाजी कारकुन ने इसे महकमे की लापरवाही करार दिया। उन्होंने इंतजामिया और महकमे तालीम के आला ओहदेदारान से मुतालबा किया कि फौरी तौर तमाम स्कूलों में निसाबी किताबें फराहम की जाएं ताकि तलबा का मुस्तकबिल खराब न हो। न्यूज़ 18 ने ज़िमन में जब जिला बांडीपुरा में महकमे तालीम के अफसरान से बात की तो उनका कहना था कि इस साल चूंकि तालीमी सेशन तब्दील हुआ था, इस वजह से किताबें फराहम करने में ताखीर हुई। ताहम उन्होंने कहा कि किताबें फराहम करने का अमल अब स्कूलों में जारी है और कुछ रोज तक तमाम स्कूलों में निसाबी किताबें फराहम की जाएंगी। साकिब अमीन बह रोत इंदरकूट गवर्नमेंट तहत यह अपील कि किताब तरह तरह किताब सेशन बदलो नवंबर या दिसंबरस में एग्जाम तमे हिसाब वन किताब तरने मार्चस मो मार्चस मो सेशन किताबन तवे मतलब याद न पे कर बच एग्जामस पे असर पे
पता छ मास्टरन टेंशन है रूज। उस साल थे 7th में, उन्हीं से आप किताबें लो, फिर जब वहाँ से किताबें लाएंगे तो फिर हम आपको देंगे। अभी तक नहीं मिले, लेकिन हम दूसरे क्लास वालों से जो हमें ली हुई किताबें हम उसी से पढ़ते हैं। हम होनी चाहिए किताबें सारी, लेकिन अभी हमें इनसे भी बहुत मदद मिलती। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जैसे हमें उस हर साल देते थे किताबें, इसी तरह से हमें इस साल भी दे किताबें। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि आज गवर्नमेंट स्कूल जितना तरक्की कर रहे हैं और आज के दौर में जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती बच्चों को किताबें नहीं है। अगर सिलेबस में 5 किताबें 3 है 2 नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करना एजुकेशन के को इस वाक़े को गौर से देखे, ताकि ये बच्चे पढ़े। और आज कंपटीशन का ज़माना, 2 महीने बहुत होते एक बच्चे के ज़ाया होने में। ये लगता है कि अब वो कहाँ से वो भरपाई कर पाएगा। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सका कि बच्चों को अब किताबें प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी तालीम आगे बढ़ा सके। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बडगाम के नारावल में सहरकुल नाम से पुरानी नदी कूड़ा करकट और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से कूड़ेदान में तब्दील हो रही है। इस नदी में कूड़ा करकट और गंदगी की वजह से इतनी बदबू आ रही है जिससे राहगीरों और खासकर रिहायशी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि एक जमाने में लोग इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। नारावल के लोगों का कहना है कि महकमे आबादी और फ्लड कंट्रोल और ब्लॉक नारावल के आला हुक्काम को कई बार बताया कि इस नहर की सफाई की जाए ताकि इसका पानी पीने के काबिल बनाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस नहर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाए। जो ये नारबल है, यहाँ पे एक नदी आ रही है, इसको नहर बोलते हैं। ये सोपोर जो इरिगेशन है उनके तहत आती है, और इसके साथ ही एक लेफ्ट साइड में एक नदी निकलती है जिसको सहरकुल बोलते हैं। इसमें इतनी बदबू है, इतना पानी गंदा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो स्वच्छ भारत लोग बोलते हैं, तो स्वच्छ भारत किस चीज़ का है? नारबल में मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत का सिर्फ नाम है, कोई सफाई वफाई यहाँ नहीं है। इस नदी को, इसका पानी हम पीते थे, इतनी मिठास उस पानी में हुआ करती थी, लेकिन आज बदकिस्मती से इस कोल को ड्रेन, मतलब ऐसा मुझे लगता है ऐसी बदबू आती है, इंसान जो इसके नदी साइड में रहते हैं कोई खिड़की नहीं खोल पाता है। आपकी चैनल की वसादत से हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस नदी को साफ किया जाए। ये पानी हम घरों में इस्तेमाल करते थे, सब लोग ये पूरी तरह जानते हैं, मगर आज कई सालों से गवर्नमेंट के प्रोग्राम के मुताबिक अंदरूनी गांवों से उन्होंने ड्रेनें निकाली हैं और सारी ड्रेनों का पानी इसी शहरी कोल में उन्होंने डाल के रखा है। आगे निकालने के लिए उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया है। यही वजह है कि इसी बुनियाद पर इस शहरी कोल को इसको डस्टबिन में तब्दील किया गया है। यहाँ से इतनी बदबू आ रही है कि आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। आप खुद इसका मुशाहिदा कीजिए। अब हमारी यही इल्तिमास है, गुजारिश है, वाई वी आर बीइंग इग्नोर्ड। यहाँ भी एक साइड, इसके किनारे के एक साइड से एक ड्रेन निकालिए ताकि ये अंदरूनी ड्रेनों का पानी इसी ड्रेन से आगे गुजर कर बाहर निकले। सीआरपीएफ ने आज जराड़ी भाड़ त्राल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिसमें इलाके और मुजाफात से लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनका इलाज मुआवजा किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम को सराहा। बटालियन के कमांडिंग अफसर हर्षवर्धन ने बताया कि सीआरपीएफ इस इलाके में मजीद ऐसे कैंप मुनक्किद करेगी। इस एरिया में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार का प्रोग्राम जो सिविक एक्शन के तहत हम हर साल करते आ रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस में, यहाँ कराल एरिया में, तो यहाँ के सरपंच हो गए, मीडिया पर्सन हो गए, इवन हॉस्पिटल के स्टाफ से हम बात करते हैं कि किस जगह पे करने से लोगों को फायदा होगा और अच्छा रिस्पांस आएगा। तो यहाँ हमने किया और यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। लोग हम लोगों से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं इस प्रकार का प्रोग्राम और यहाँ पे करें, क्योंकि लोगों को यहाँ जरूरत है। काफ़ी एसडीएच हमारा है। बारसू और इसके मुल्हिका देहात बशमूल लारसन के किसानों को धान के खेतों से बहने वाले सैलाबी नाले की वजह से भारी नुकसान का सामना है। मुतल्लिका महकमे की जानिब से फ्लड चैनल को नजरअंदाज किया गया है और इसकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई है। काश्तकारों के मुताबिक हजारों हेक्टेयर ज़रई अराजी सैलाबी नाले से मुतासिर है, जो कि कई मकामात पर टूट फूट का शिकार है और बारिश के मौसम में ओवरफ्लो धान के खेतों में आ जाता है, जिससे फसलें तबाह हो जाती हैं। उन्हें भारी माशी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि नाजायज तजावुजात की वजह से चैनल 6 फुट तक नहीं रह गया है, जबकि असल चौड़ाई 50 फुट से ज्यादा है, महकमा रेवेन्यू में दर्ज है। उन्होंने कहा कि यह मामला डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया गया। तो मसला सर ये है कि ये जो आप यहाँ से देख लेंगे फ्लड चैनल है सर। तो हर साल जब भी बारिश आती है तो इसका पानी हमारी खेतों में बहता है और जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे फसल होता है वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। और 5 रुपए 5 पैसे का भी हम यहाँ से फसल घर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब पानी में सारा कुछ बह जाता है उसके बाद ये ना मवेशियों के खाने के काम आता है ना इंसानों के खाने के काम आता है। तो लास्टली इससे पहले हमने डीसी साहब को अप्रोच किया था, जो शफाकत इकबाल साहब यहाँ पे थे, तो उनको हमने रिटर्न अप्रोच किया था कि सर हमें इस तरह प्रॉब्लम है। और इससे पहले भी हमने मीडिया के माध्यम से ये इशू हाईलाइट किया था, लेकिन शफाकत साहब ने इस पे कोई उस वक्त एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद जो यहाँ पे हमारी डीसी साहिबा थी उनके पास भी हम गए, मैं खुद गया, मैंने रिटर्न कंप्लेंट वहां पे डाली। उनकी तरफ से भी कोई इस पे उन्होंने रद्द अमल इस पे नहीं दिया। आप देख रहे हैं विजुअल्स में भी आप देख सकते हो कि हमारी जमीनों में इतना पानी बह चुका है कि जो हमारा यहाँ पे पैडी फसल जो हुई थी वो भी तबाह हो चुकी है। रफियाबाद के इलाके में अलनाक सड़क हादसे में 6 नौजवान जख्मी और मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। हादसा रफियाबाद के इलाके शटलू रोहमा के करीब उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो मुसाफिर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। जख्मियों को पीएचसी रोहमा मुंतकिल किया गया था, बाद में उन्हें जीएमसी बारामूला रेफर कर दिया गया। 6 जख्मियों में से 1 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और बाकी जख्मी जीएमसी बारामूला में ज़ेरे इलाज हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जीएमसी बारामूला ने बताया कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। ऐन शाहिदीन ने बताया कि जल श्री बारामूला से ताल्लुक रखने वाले 9 उम्र लड़के शटलो इलाके में क्रिकेट मैच खेलने के बाद घर लौट रहे थे। अच्छा वापस गाड़ी फिर मोडस में वापस ये कत गई एक्सीडेंट मोडस में फिर गाड़ी अच्छा गई बोन तो कत आइसु तो यातमस वर्दा ड्राइवर संजय चला पर हुए क्या पता जान समझ गुजरा हुई कुछ ड्राइवर ये सब बोल रहा है जलशीत Es gait tot ati sun variat gode bun buta be variat look yana tak shugotion tumo vat me bor fi rama es meze ji pat kal ginte tada me me vat rama pe to huwa रेफर दिन उसकी इंसिडेंट रफियाबाद रोहमा इलाके में हो गया, जिसमें एक सोमो गाड़ी जो उलट गई, जिसमें कुछ बच्चे सवार थे। तो 6 के करीब बच्चों को जो जख्मी थे उनको यहाँ पर जीएमसी हॉस्पिटल लाया गया और उनका भरपूर इलाज हमने किया। ऑल इन्वेस्टिगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन वो फ्री हमने की है। सब डॉक्टर साहब ने उनका मुआयना किया और इस वक्त जो हमारी इंफॉर्मेशन है 6 में से 1 को हमने डिस्चार्ज किया, 5 अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में है। जो ही हमें पूरा इत्मीनान होगा कि वो डेंजर लाइन से बाहर है तो हम उनको भी डिस्चार्ज करेंगे। अभी तक किसी को हमने रेफर नहीं। जिला पुंछ के मेंढर में जम्मू कश्मीर बैंक के एक साबिक स्वीपर ने खुद को बैंक के वॉशरूम में बंद कर लिया और रात के औकात में डकैती की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस स्टेशन मेंढर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेन ब्रांच मेंढर में जो है एक चोरी की वारदात को नाकाम करते हुए एक बैंक के साबका एम्प्लॉय जो कि सफाई कर्मचारी था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस और जो है बैंक के एम्प्लॉय से मिली जानकारी के मुताबिक कल जो है बैंक बंद होने के बाद जो है एक साबका एम्प्लॉय जो कि सफाई कर्मचारी का काम बैंक में करता था वो जो है बाथरूम में छुप गया और रात को जो है उसने बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।